नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जोहार साथियों। आज आपके सामने आकर बड़ा अच्छा लग रहा है। कुछ बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिस पे बात करनी थी। अभी 2-3 दिन से कुछ इस तरह की चीज़ें देखने में आ रही हैं जो दिल को दुःख पैदा करती हैं। एक इतने सारे फ़ोटोग्राफ ट्विटर पे देखने को मिल रहे हैं, जिसमें देश की राष्ट्रपति प्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू जी जगन्नाथपुरी के दिल्ली के एक मंदिर में जाती हैं और उस मंदिर में लकड़ी का एक बैरिकेड आगे डला हुआ, उसके वो पीछे खड़ी हैं। पुजारी लोग मंदिर के अंदर हैं। एक और फ़ोटो डला हुआ उसी दिन का, जिसमें देश के रेल मंत्रालय के मंत्री अश्वनी जी, वो उसके अंदर खड़े हुए हैं। तो ऐसा क्यों? इसी तरह की सूचनाएं पहले भी मिली थी जब पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी जगन्नाथपुरी या पुष्कर के मंदिर गए, तो उनको मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि मंदिर में जाने पर अगर दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का अपमान होता है, तो फिर अपमान कराने के लिए वो क्यों जाते हैं? आम व्यक्ति है, मजदूर है, किसान है, तो भी उसी तरह का अपमान, और राष्ट्रपति बन जाए तो भी उसी तरह का अपमान। हम देख रहे हैं कि उत्पीड़न की घटनाएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। आम मजदूर के साथ, आम किसान के साथ तो अन्याय होता ही है, शोषण होता ही है। हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट के, बलात्कार करके हत्या होती है, वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। उनके ऊपर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी आवाज बुलंद नहीं करती है। आज भी चाहे मूछ रखने पर हत्या हो, चाहे गड़ा छूने पर हत्या हो, चाहे चश्मा पहनने पर हत्या हो, चाहे घोड़ा खरीदने पर हत्या हो, लेकिन दलितों के, आदिवासियों के, पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ उत्पीड़न खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आम व्यक्ति छोड़िए, राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनका जो अपमानजनक व्यवहार है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मुझे सुबह मैं एक मानवर कांसीराम साहब की एक वीडियो सुन रहा था, जिसमें वो कह रहे थे कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती, उस समाज की राजनीति भी कभी मजबूत नहीं हो सकती। उस वीडियो को जब मैं सुन रहा था, तो मुझे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की याद आई। उन्होंने भी कहा था कि जिस समाज की सामाजिक शक्ति कमजोर होती है, उस समाज की राजनीतिक शक्ति भी कभी मजबूत नहीं हो सकती। आज हम देख रहे हैं, चाहे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रपौत्र प्रकाश अम्बेडकर हों, चाहे बहन मायावती जी हों, चाहे साउथ के बीसी के पार्टी के तिरुमावलन जी हों, चाहे चंद्रशेखर आजाद हों, चाहे तेजस्वी यादव हों, चाहे अखिलेश यादव हों, या इस तरह के नीतीश जी सहित, स्टालिन जी सहित जितने भी बहुजन समाज के नेता हैं, मैं उन सबसे एक सवाल करना चाहता हूं। इस समाज का एक जिम्मेदार सिपाही होने के नाते, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का एक सिपाही होने के नाते, कि हमारे इतने सारे नेता होने के बावजूद और जनसंख्या में 88% होने के बावजूद हमारे लोगों के हक अधिकार के मुद्दे अभी भी पीछे क्यों हैं? अभी भी हमारी कोई सरकार अगर SC ST या OBC का रिजर्वेशन उनकी संख्या के अनुरूप बढ़ाने का प्रस्ताव कैबिनेट में पास करती है और विधानसभाओं में पास करती है, और उसके बाद राज्यपाल उसको रोक के बैठ जाते हैं, तो देश में राज्यपालों के अंदर इतनी हिम्मत अगर आ रही है तो कहां से आ रही है कि वो देश के संविधान के खिलाफ जाके अपनी मनमर्जी से किसी चीज को कैसे रोक सकते हैं? सरकार के किसी निर्णय को पुनर्विचार के लिए भेजना उनको अधिकार है, लेकिन रोक के रखने का उनको अधिकार नहीं है। क्या ऐसा तो नहीं है कि हम सामाजिक रूप से टुकड़े टुकड़े में बटे हैं? हम अलग अलग पार्टी चला रहे हैं, लेकिन सामाजिक कॉमन मुद्दे पे भी एकजुट नहीं हो रहे हैं। इस तरह की राजनीति से किसी को क्या हासिल हो जाने वाला है? ये तमाम बहुजन समाज की पार्टियां आखिर मिनिमम कॉमन एजेंडा बनाकर इनको कॉमन मुद्दों पर एकजुट आने में क्या तकलीफ है? क्या प्रॉब्लम है? ये कैसी राजनीति जो समाज को कमजोर होता देखकर समाज पे और पर होने वाले उत्पीड़न के खिलाफ भी एकजुट होकर मजबूती से लड़ नहीं सकते? ऐसी राजनीति करने का फायदा क्या है? मुझे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की वो बात याद आती है जब वो कहते हैं कि ये मैं संसद और विधानसभाओं में राजनीति में प्रतिनिधित्व दे रहा हूं, सरकारी नौकरियों में जज, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट सहित
तमाम नौकरियों में ऊंचे ऊंचे पद पे जाने का प्रतिनिधित्व दे रहा हूं, तो अकेला मैं अगर ये हजारों साल की गुलामी तोड़ने में कामयाब हुआ, तो जिस दिन हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग जब विभिन्न ऊंचे ऊंचे पदों पर जाएंगे, या राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा के अंदर हमारे लोग जो जाएंगे, वो समाज की आवाज़ बनेंगे। जब वो सारे मिलके समाज की इस अधिकार की लड़ाई को लड़ेंगे, तो समाज को अधिकार सुनिश्चित हो जाएंगे, उनकी रक्षा हो पाएगी, कोई उनको वायलेट नहीं कर पाएगा, कोई हमारे अधिकार को छीन नहीं पाएगा। तो फिर इतने सारे सांसद होने के बावजूद, सैकड़ों सांसद, हजारों विधायक और लाखों ऑफिसर होने के बावजूद भी हमारे समाज के ऊपर होने वाले जुल्म का खत्म क्यों नहीं हो पा रहा है? वो जुल्म खत्म क्यों नहीं हो पा रहे हैं? कभी 1975 में ट्राइबल सब प्लान बना, 1979 में शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान बना, उसके बावजूद सरकारों की इतनी हिम्मत क्यों है कि इन वर्गों का वोट लेने के बावजूद उनको स्पेशल कंपोनेंट प्लान फंड के हिसाब से उनको प्लान फंड में एलोकेशन नहीं होता, और अगर होता है तो जो नॉन डाइवर्टेबल और नॉन लैप्सेबल होने के बावजूद वो लैप्स कैसे हो जाता है, डाइवर्ट कैसे हो जाता है, उस पर सरकारें संवैधानिक जिम्मेदारी से कैसे बच जाती हैं? और बचने के बाद हमारे सांसद, विधायक, मंत्री क्या करते हैं? क्या उनको इन सारे मुद्दों पर मिल के आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? तो आज आपके बीच आने का मुख्य कारण यही है कि हम लोग, चाहे हमारे लोग किसी भी पार्टी में हों, लेकिन क्या सामाजिक मुद्दों पर, कॉमन मुद्दों पर, क्या वो सारे मिल के आवाज़ नहीं उठा सकते? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि समाज चाहे कमज़ोर होता चला जाए, रिजर्वेशन लगातार ख़त्म होता जा रहा है, लेटरल एंट्री के माध्यम से इसमें स्पेसिफिक लिखा होता है, जो लेटरल एंट्री से पोस्ट निकलती है, जिसमें डायरेक्टर, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट निकलती है, उस पर क्लियर लिखा होता है कि इसमें SC ST OBC के लोग अप्लाई ना करें। एक मेरे पास सामने किस्सा आया, एक यूनिवर्सिटी के अंदर इंटरव्यू था। जैसा कि आप जानते होंगे, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो इंटरव्यूज़ होते हैं, वो एक गवर्निंग बॉडी होती है और इंटरव्यू से सिलेक्शन होता है, कोई रिटन टेस्ट नहीं होता असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर बनने के लिए। तो वहाँ एक प्रिंसिपल मेरे पास, एक कॉलेज के प्रिंसिपल, दिल्ली के ही एक कॉलेज के प्रिंसिपल मेरे पास आए और उन्होंने बताया कि एक वैकेंसी थी, जनरल की वैकेंसी थी, लेकिन उस पर जितने भी कैंडिडेट इंटरव्यू देने आए, उनमें जो बेस्ट कैंडिडेट था, जिसका पढ़ाने का भी लंबा अनुभव था, 10 साल का करीब, वो बाई चांस शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से था, लेकिन उस सब्जेक्ट पे उसकी इतनी ज़बरदस्त पकड़ थी कि इंटरव्यू में उसका कोई मुकाबला न था। तो प्रिंसिपल साहब ने कहा कि, मैंने कहा कि भाई ये बेस्ट कैंडिडेट है, इसको चुन लो। तो जो बाकी इंटरव्यू बोर्ड के अंदर मेंबर्स थे, उन्होंने कहा कि भाई ये तो रिजर्व से है, ये वैकेंसी तो जनरल की है, इसमें इसको नहीं ले सकते। तो मैं पूछना चाहता हूँ, ओपन कैटेगरी का मतलब ओपन कैटेगरी, अगर कोई रिजर्वेशन नहीं लेना चाहता और जनरल में कम्पीट करना चाहता है और वो बहुत परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देता है और उसको सिलेक्शन बनता है, उसका हक बनता है, उसको मिलना चाहिए, तो ये कह के उसको रोक देना चूंकि वो रिजर्व कोटे से, उसको तो रिजर्व में ही लेना, उसको जनरल में हम नहीं चुनेंगे, उससे कमज़ोर को चुन लेंगे, तो फिर मेरिट कहाँ गई? इसका मतलब साफ साफ कह देना कि 49.5% सीटें रिजर्व SC ST OBC के लिए हैं, बाकी 50.5% वो उसे जनरल कैटेगरी ना कहें बल्कि सीधा लिखें ये केवल स्वर्ण जातियों के लिए रिजर्व है, ऐसा कहें ना। ऐसे कहने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाते? तो ये इस तरीके से धोखा हमारे लोगों के साथ हो रहा है। तो मैंने सोचा आज आप सबके साथ बात करूं और आज यहीं से एक एजेंडा हम लोग सेट करें और पूरे देश में एक अभियान चलाकर पूरे बहुजन पार्टियों को, दलित, पिछड़े, आदिवासियों को, उनके नेताओं को कम से कम इस बात के लिए हम लोग बाध्य करें कि सामाजिक मुद्दों पर आपके अंदर एकजुटता क्यों नहीं? सामाजिक मुद्दों को आप मिलकर क्यों नहीं उठा सकते? आपको क्या प्रॉब्लम है? कौन सी राजनीति इसके आड़े आती है? और अगर वो इसके लिए राजी नहीं है, अगर वो हमारे लोगों के साथ इसी तरह उत्पीड़न होते देखते रहना चाहते हैं, अगर हमारे फंड को इसी तरह डाइवर्ट होता रहे और वो चुप्पी साधे रहेंगे, तो इसके खिलाफ तो हमें बोलना पड़ेगा। तो एक मुहिम की शुरुआत हम लोग आज कर रहे हैं यहाँ मिशन जय भीम के माध्यम से। हम तमाम बहुजन पार्टियों से, तमाम बहुजन नेताओं से, चाहे वो किसी भी पार्टी में क्यों ना हो, हम लोग उनसे संपर्क करेंगे और उनसे हमारी ये डिमांड रहेगी कि आप सामाजिक मुद्दों पे एकजुटता दिखाइए, आप उनकी सच्ची नुमाइंदगी कीजिए, उनको रिप्रेजेंट कीजिए
और आप उनके मुद्दों पर ईमानदारी के साथ सामने आइए, वरना आप समाज के साथ धोखे करने वाले लोगों में आपकी गिनती होगी और ये समाज आपको माफ़ नहीं करेगा।